हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मार्क्सवाद की क्रिटिकल अप्रोच के रूप में मार्क्सवाद की व्याख्या करता है और मार्क्सवाद को देखने का उसका एक नया तरीका है। वो हम आज के इस टॉपिक के अंदर फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं। और जो फ्रैंकफर्ट स्कूल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और यदि हम किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को समझना चाहते हैं या व्यक्ति के इंडिविजुअल को समझना चाहते हैं कि फ्रैंकफर्ट ने व्यक्ति के इंडिविजुअल की किस तरह से उसको एक्सप्लेनेशन की है, उसको व्याख्या की है, उसके आधार पे जो हमें फ्रैंकफर्ट स्कूल को है वो समझना महत्वपूर्ण है। फ्रैंकफर्ट स्कूल की जो स्थापना है, शुरू के अंदर वियना के जो प्रोफेसर है, उन्होंने जर्मनी का एक शहर फ्रैंकफर्ट के अंदर 1923 के अंदर की थी। जब वहाँ पे मुसोलिनी का शासन हुआ आ गया था, उस समय जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है कुछ समय तक अमेरिका शिफ्ट हो गया था, परंतु उसके बाद क्या है, मुसोलिनी की मृत्यु के बाद फिर से 1953 के आसपास 1950-60 के दशक के आसपास जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है फिर से फ्रैंकफर्ट अंदर यानी जर्मनी के अंदर काम करना उसने शुरू कर दिया था। फ्रैंकफर्ट स्कूल की जो विचारधारा वो व्यक्तिवाद पे आधारित विचारधारा है, क्योंकि फ्रैंकफर्ट के जो स्कॉलर्स है जिसमें हेबरमास प्रमुख थे या हेबरमास से पहले वाले जो महत्वपूर्ण स्कॉलर्स हुए, उनका ये मानना कि जो व्यक्ति की जो इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है, चाहे पूंजीवादी समाज हो चाहे मार्क्सवादी समाज हो या उस समय रूस के अंदर 1917 के अंदर समाजवादी क्रांति लेनिन के नेतृत्व में हो चुकी थी। फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारकों का ये मानना था कि इन दोनों ही व्यवस्था के अंदर जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह कहीं ना कहीं हमें खतरा नजर आ रही है, क्योंकि कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी समाज के अंदर भी जो मजदूरों के ऊपर या कई इंडिविजुअल के ऊपर क्या है, पूंजीवाद की संस्कृति थोपी जाती है और साम्यवाद के अंदर भी मार्क्सवाद की संस्कृति थोपी जाती है। इस बात को लेके जो फ्रैंकफर्ट स्कूल्स के जो स्कॉलर्स थे वो इस बात को लेके काफ़ी चिंतित थे या काफ़ी परेशान थे। फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो दरअसल स्कॉलर्स थे, उनके मार्क्सवाद से वे अवश्य प्रभावित थे, परंतु मार्क्सवाद से वे पूरी तरह सहमत नहीं थे। उन्होंने मार्क्सवाद के विचारों के अंदर कुछ तरह से क्रिटिकल रूप से उसको स्टडी करना शुरू कर दिया था। और फ्रैंकफर्ट स्कूल्स के जो स्कॉलर्स थे, मार्क्सवाद का तो उनके ऊपर प्रभाव था ही था, परंतु मार्क्सवाद के साथ साथ उनके ऊपर हीगल का भी प्रभाव था, फ्राइड का भी प्रभाव था। उन्होंने फ्राइड का मनोविज्ञानवाद हो, हीगल का हीगल का चेतने की बात हो या कार्ल मार्क्स की इकोनॉमी की बात हो, इसके आधार पर उन्होंने इन तीनों को कंबाइन करके अपने क्रिटिकल थ्योरी या आलोचनात्मक सिद्धांत प्रतिपादित करने का काम किया था। फ्रैंकफर्ट स्कूल्स के जो स्कॉलर्स थे उनका जो चिंतन है इस बात में रहा कि जो कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि पूंजीवादी समाज के अंदर जो मजदूर है वो क्या यूनाइटेड होगा, संगठित होगा और संगठित करके हुए क्या पूंजीपतियों के खिलाफ क्या क्रांति कर देगा। परंतु फ्रैंकफर्ट स्कूल के स्कॉलर्स ने ये पाया कि जिस अप्रोच को अमेरिका को मद्देनजर क्या है, इस पूरी की पूरी जो मार्क्सवादी जो विचारधारा है वह दी गई थी, परंतु अमेरिका के अंदर तो हमें कहीं भी रेवोल्यूशन या विद्रोह रिवोल्ट की जो स्थिति वह नज़र देखने को नहीं आ रही है। जबकि उसके विपरीत रूस के अंदर क्या है, 1917 के अंदर क्रांति होती है जो कि एक सामंतवादी देश था। उसके ज़्यादा जो पश्चिमी दुनिया के अंदर है, पश्चिमी दुनिया के अंदर जो रिवोल्ट वाली जो स्थिति, जो मजदूर क्या है पूंजीपतियों के खिलाफ ये रिवोल्ट क्यों नहीं कर रहे, इसके बारे में फ्रैंकफर्ट स्कूल्स के जो स्कॉलर्स हैं उनका चिंतन रहा है। फ्रैंकफर्ट स्कूल के स्कॉलर्स ने अपनी रिसर्च के अंदर, अपने सोच विचार के अंदर ये पाया कि पश्चिमी दुनिया के अंदर यदि रिवोल्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स अपने चिंतन के अंदर आर्थिक तत्व को ही महत्वपूर्ण मानता है और फ्रैंकफर्ट स्कूल को अभी ये मानना है कि नो डाउट निश्चित तौर से जो आर्थिक तत्व है तो महत्वपूर्ण है ही है, परंतु वेस्टर्न कल्चर्स के अंदर क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स को क्या है, कल्चरल फैक्टर उसके ऊपर क्या है हावी हो चुका है, या कल्चर फैक्टर्स ने इकोनॉमिक फैक्टर को भी क्या पीछे छोड़ दिया। मतलब फ्रैंकफर्ट स्कूल्स के जो स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना है कि आज के समय के अंदर क्या है, जो पश्चिमी देशों के अंदर क्या है, उनकी जो कल्चरल हेजेमनी वो बहुत अधिक हो चुकी है। उनके सोचने समझने का तरीका, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनका वे ऑफ लाइफ, उनका जो कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, जो बाद में आलमंड एंड बर्बा ने उसकी पूरी व्याख्या की है या बहुत अच्छे से पॉलिटिकल कल्चर को हमारे सामने
समझाने की कोशिश की है कि आज के समय के अंदर यदि जो मजदूर है वो क्या है, पूंजीवादी संस्कृति के अंदर वो रंग रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो स्कॉलर्स है वो ये मान रहे हैं कि जो पूंजीवादी समाज के अंदर जो क्या है, जो कल्चर को उन्होंने एक इंडस्ट्री के रूप में काम करना शुरू किया है, और कल्चर के लिए उसने अपनी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, जिसके तहत क्या है, जो उनका कल्चर है, जो पूंजीवादी कल्चर है, वो एक ग्लोबल कल्चर बन चुका है। आज हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न जो कल्चर है वो पूरी दुनिया के अंदर हावी है, भारत के ऊपर है, पाकिस्तान में, दुनिया के बाकी मुल्कों के अंदर है। जो वेस्टर्न कल्चर है वो क्या कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के ऊपर क्या आज हावी हो रहा है, जिसका ये नतीजा हो रहा है कि मजदूरों के अंदर जो क्लास कॉन्शियसनेस पैदा होनी चाहिए थी, मजदूरों के अंदर और पूंजीपति वर्ग के अंदर क्या है, इकोनॉमिक डिफरेंस होने के बावजूद भी जो मजदूर वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, उससे क्या जो अपनी स्टेटस को वाली जो स्थिति है उसको स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर रहा है, वो उसके लिए रिवोल्ट की क्रांति नहीं बना पा रहा है। इसके बारे में उन्होंने अपना चिंतन दिया, और मार्क्स के जो विचार है आलोचनात्मक आधार पे ही उन्होंने कल्चरल क्रिटिकल अप्रोच के आधार पे उन्होंने मार्क्सवाद के विचारों की व्याख्या करने का काम किया। इसके साथ साथ जो क्रिटिकल अप्रोच के जो स्कॉलर्स थे वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि एंड ऑफ इंडिविजुअलिटी की जो दरअसल पूंजीवादी संस्कृति के अंदर क्या हो रहा है कि पूंजीवादी संस्कृति के अंदर जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका अविनाश हो रहा है, या वो छंदम स्वतंत्रता की बात करते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल्स के जो स्कॉलर्स हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूंजीवादी समाज के अंदर जो पूरी दुनिया के ऊपर क्या है, आपकी कैपिटलिस्ट कल्चर बहुत मोनोपोली या हेजीमनी स्टेज के अंदर है। हमारे सामने ऑप्शन तो ऐसे रखे जाते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, जबकि हमारे पास ऑप्शन होते नहीं है। हम क्या एक ही संस्कृति का हिस्सा बनता जा रहे हैं, और वह संस्कृति है वेस्टर्न कल्चर्स या पूंजी कैपिटलिस्ट कल्चर। जैसे फ्रैंकफर्ट स्कूल के स्कॉलर्स ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे टीवी है, एक समय के अंदर टीवी के अंदर एक ही चैनल दूरदर्शन आया करता था, परंतु आज के समय के अंदर क्या है, हमारे पास 100-400 चैनल्स हैं। परंतु चाहे कोई भी चैनल लगा लो, जब उसके ऊपर एड आती है, विज्ञापन आता है, वो तो वेस्टर्न कल्चर की देन है। चाहे कोई भी लगा लो, मतलब हमारे पास चॉइस बहुत अधिक है, विकल्प बहुत अधिक है, परंतु जो समान है, जो हमें दिखाया दिखाया तो हमें वही दिखाया जा रहा है जो कि पूंजीवादी वर्ग चाहता है, जो कि कैपिटलिस्ट क्लास चाहता है। इसलिए जो मजदूरों के अंदर जो क्लास कॉन्शियसनेस पैदा नहीं हो पा रही है, उसके पीछे बहुत बड़ा ये कारण है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के द्वारा जो मजदूरों की जो वर्गीय चेतना थी उसको क्या खत्म करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए वो क्या है, इस बात के कटु आलोचक रहे हैं। परंतु जो फ्रैंकफर्ट स्कूल्स के बहुत से आधारों पे उनकी क्रिटिसाइज भी किया है। फ्रैंकफर्ट स्कूल्स को जो व्यक्ति क्रिटिसाइज करते हैं वो इस बात को मानते हैं कि फ्रैंकफर्ट स्कूल्स के जो लोग हैं वो मॉडर्निटी को नहीं मान रहे, वो रैशनलिटी को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आज के समय के अंदर क्या है, मॉडर्निटी पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है, रैशनलिटी पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है, जिसको वह फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो स्कॉलर्स हैं वह पहचानने में नाकामयाब रहे हैं, ऐसा आलोचकों का मानना है। तो दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के अंदर हमने क्या है, फ्रैंकफर्ट स्कूल्स के जो बियाना के प्रोफेसर के द्वारा जर्मनी के फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर स्थापित की गई थी, और आज भी फ्रैंकफर्ट स्कूल के नाम से ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और काम कर रही है। और यहाँ पे कार्ल मार्क्स के जो विचारों का क्रिटिसाइज रूप से इसका अध्ययन किया जाता है, आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। थैंक यू।